Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंदास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस एसटी डिस्कशन के सेशन में। आज एसटी नंबर 39 ए का डिस्कशन करने वाले हैं और 39 ए में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प लगा हुआ है इस वीडियो के साथ और वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि मे बी आप पहली बार ये स्पीड टेस्ट देख रहे हो, यानी आपने इस स्पीड टेस्ट को अटेम्प्ट ही नहीं किया हो। तो दोनों ही परिस्थितियों में जिन लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया उनके लिए तो ऐसा है कि आप पूरे स्पीड टेस्ट को हमारे साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, फौरन से उसके बहुत थोड़ा सा समय देके सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, उसी समय में आपको भी सॉल्व करना है। और ये भी देखने की बात है आप जीतते हैं या मैं, मुझे उम्मीद है हर बार आप ही जीतेंगे और मैं चाहता भी यही हूं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉरी माफ करिएगा, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये है, सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहे ऑल शर्ट्स आर स्कर्ट, सारी शर्ट्स क्या है? स्कर्ट है, माफ करिएगा। ऑल टॉप्स आर कुर्ता, सभी टॉप्स कुर्ता है। अब एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, नो स्कर्ट इज टॉप, कोई भी स्कर्ट क्या नहीं है, टॉप नहीं है। ठीक, ऑल टॉप्स आर कुर्ता, सभी टॉप कुर्ता है। इनडायरेक्ट रिलेशंस के बारे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे पहले कह रहा है ऑल शर्ट्स आर कुर्ता, सभी शर्ट्स क्या है, शर्ट कहां है, यहां पे, कुर्ता यहां पे, क्या कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं। और जो है भी वो नेगेटिव है। कैसे? कुर्ता का कुछ हिस्सा टॉप है, टॉप नेगेटिव शर्ट के लिए, टॉप अगर स्कर्ट के लिए नेगेटिव है तो शर्ट के लिए भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव रिलेशन है। पर ये कंक्लूजन पॉजिटिव कह रहा है, गलत हो गया। सम कुर्ता आर स्कर्ट, कुछ कुर्ता क्या है, कुर्ता कहां है, यहाँ पे, स्कर्ट यहाँ पे, कोई रिलेशन दिख रहा है क्या सामने से? नहीं, गलत हो गया। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, सम चॉकलेट्स आर चिप्स, कुछ चॉकलेट क्या है? आप लोग साथ में बनाते रहिएगा, ठीक है। सम चॉकलेट्स आर चिप्स, यहां चॉकलेट CHO लिख देता हूं। सम चिप्स आर जेली, कुछ चिप्स क्या है, जेली है। ठीक, ऑल जेली आर वूफर्स, सभी जेली क्या है, वूफर्स है, वूफर्स। ओके, पहला। अब किसी का किसी के साथ रिलेशन वैसे नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन वूपर और चिप्स का दिख रहा है बस। ठीक है, तो सम जेली आर चिप्स, कुछ जेली चिप्स है भाई, सम चिप्स आर जेली होगा तो सम जेली आर चिप्स तो बिल्कुल सही होगा। ऑल चॉकलेट बीइंग वूपर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी चॉकलेट के वूपर होने की संभावना है। चॉकलेट यहाँ पे, वूपर यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन दिया गया? नहीं। जब किसी दो के मध्य में कुछ ना बताया गया हो तो उनके मध्य की संभावना वाले सारे कंक्लूजन सही होते हैं, डेफिनेट वाले सारे गलत होते हैं। ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, सही हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या बनना चाहिए? बोथ द कंक्लूजन नंबर 1 and 2 फॉलोज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, सम फ्रूटी आर माजा, कुछ फ्रूटी माजा है। नो माजा स्लाइस, कोई भी माजा स्लाइस नहीं है। ओके, नो माजा स्लाइस। फिर कहता है ऑल स्लाइस आर फैंटा, सारे स्लाइस क्या है, फैंटा है। पहला कंक्लूजन, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, कुछ फ्रूटी निश्चित रूप से स्लाइस नहीं है। अब देखो, ये डेफिनेटली नॉट ना भी लिखते ना तो भी सेम बात होती, सीधा सा मतलब है कुछ फ्रूटी स्लाइस नहीं है। तो फ्रूटी का कुछ हिस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ है? माजा के साथ। माजा नेगेटिव किसके लिए है? स्लाइस के लिए। नो माजा इज स्लाइस, यानी फ्रूटी का जो हिस्सा माजा के संपर्क में रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा स्लाइस के लिए। तो फ्रूटी का कुछ हिस्सा हमेशा माजा के संपर्क में रहेगा और वो हमेशा के लिए स्लाइस के लिए नेगेटिव होगा। ये कंक्लूजन सही हो गया। सम फैंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा, कुछ फैंटा माजा नहीं है, बस इतनी सी बात है। फैंटा का कुछ हिस्सा क्या है बच्चे? स्लाइस है ना, इतना हिस्सा ये वाला। और स्लाइस नेगेटिव किसके लिए? माजा के लिए। यानी फैंटा का जो हिस्सा स्लाइस के साथ जुड़ा हुआ वो माजा के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो सम फैंटा आर नॉट माजा का कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया। बोथ कंक्लूजन हो जाएगा फॉलो, यानी राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 5 इट इज, कंक्लूजन नंबर 1 and 2 बोथ फॉलोज। नेक्स्ट, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, सारे कार्बन क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन, नाइट्रोजन के किसके अंदर रखना है? कार्बन के अंदर। और फिर कह रहे सम ऑक्सीजन आर सल्फर, कुछ ऑक्सीजन सल्फर है। ठीक, ये उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से बना दे रहा हूं। देखो, ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन, पहले इसको बना लेते हैं। ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन और ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, सारे कार्बन किसके अंदर है? ऑक्सीजन के अंदर है। फिर सम ऑक्सीजन आर सल्फर, कुछ ऑक्सीजन क्या है? सल्फर है। पहला कंक्लूजन देखो, ऑल नाइट्रोजन बीइंग सल्फर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी नाइट्रोजन के सल्फर। अब देखो एक ही चीज है,
नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में तो कोई रिलेशन दिया नहीं गया। जब किसी दो के मध्य में कुछ ना बताया गया हो तो उनके मध्य संभावना वाले सारे कंक्लूजन क्या होंगे, सही होंगे। तो ऑल नाइट्रोजन बीइंग सल्फर इज अ पॉसिबिलिटी, वो क्या हो जाएगा, सारा नाइट्रोजन सल्फर पॉसिबिलिटी बोलेगा तो सही हो जाएगा। ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन, भाई कोई भी स्टेटमेंट क्या आपका नेगेटिव है, नहीं है, तो नेगेटिव कंक्लूजन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे में जो दूसरा कंक्लूजन आपका दिया गया है वो गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ओनली कंक्लूजन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, चलिए क्या कहता है इसको देखिएगा। चलो, ऑल सितंबर आर अक्टूबर, सारे सितंबर क्या है, अक्टूबर है। नो अक्टूबर इज नवंबर, कोई भी अक्टूबर नवंबर नहीं है। और नो नवंबर इज दिसंबर, कोई भी नवंबर क्या नहीं है, दिसंबर नहीं है। ठीक, पहला कंक्लूजन देखो, सम सितंबर आर नॉट नवंबर, कुछ सितंबर नवंबर नहीं है। बहुत आसान सी बात है, देखो इतना समझो, यदि अक्टूबर नवंबर के लिए नेगेटिव है और अक्टूबर का ही हिस्सा क्या है, सितंबर है, यानी क्लियर सी बात है सितंबर भी नवंबर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। नो सितंबर इज नवंबर, सही होगा। ठीक है, अब नो है, जहां पे भी नो होता है वहां सम नॉट हमेशा सही होता है। जैसे जहां ऑल होता है वहां सम का कंक्लूजन हमेशा सही मार्क करते हैं ना, जैसे ऑल ए आर बी हो गया, कंक्लूजन दिया हुआ सम ए आर बी तो आप उसको सही कहते हो। वही उसी तरीके से यदि नो ए इज बी है तो सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, दोनों सही होगा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, सम सितंबर आर नॉट नवंबर, सितंबर नवंबर के लिए नेगेटिव, पहला सही। नो अक्टूबर इज दिसंबर, कोई भी अक्टूबर दिसंबर नहीं है। भाई अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कुछ नहीं बताया गया। जैसे देखो, आप नवंबर का एक दुश्मन दिसंबर है और नवंबर का एक दुश्मन अक्टूबर है, तो ये दोनों दुश्मन क्या आपस में दुश्मन होंगे, जरूरी है क्या वो दोस्त होंगे, कुछ भी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जैसे मैं हूं, मेरा एक दुश्मन ए है, मेरा एक दुश्मन बी है, अब वो आपस में दुश्मन होंगे दोस्त होंगे किसी को नहीं मालूम, वो हो भी सकते नहीं भी हो, तो कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। तो ये वाली बात जो है वो गलत हो गई, केवल पहला कंक्लूजन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सीटिंग से रिलेटेड है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर 8 मेंबर्स स्टैंडिंग इन अ रो, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, किधर देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ सी एंड बी हैव एज मेनी मेंबर्स बिटवीन देम एज बिटवीन जी एंड सी, ठीक है, हैव बिटवीन देम। फिर डी हु इज फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जी इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, नीदर बी नॉर सी सिट एनी एक्सट्रीम एंड, एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए। ध्यान से करो, आराम से बन जाएगा। आपको ऐसे प्रश्न को करने के लिए 1 मिनट चाहिए। कितना चाहिए बच्चे, 1 मिनट चाहिए, यानी 1 मिनट के भीतर ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब आपको खुद से कोशिश करनी है। मीनवाइल जब आप कोशिश कर रहे होगे उसी समय मैं भी आपके सामने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो पहले बनाते हैं। और ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 मेंबर्स स्टैंडिंग इन अ रो, ठीक है, 8 लोग एक पंक्ति में खड़े हुए, बराबर है। फिर कह रहे हैं सी एन बी, अब ये लाइन स्टार्ट करने के लिए तो सही नहीं है। सी एन बी हैव एज मेनी मेंबर्स बिटवीन देम एज बिटवीन जी एंड सी, ये बिल्कुल आखिरी में जाके यूज करेंगे। डी हुज फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट इन, बाई तरफ से चौथे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहां पे कौन है, डी है। कितने जन है, 2 4 6 और 8 ही लोग हैं। 4 तो ये हो गया, इसका मतलब बाकी 4 1 2 3 और 4, ये 8 आपके पूरे हो गए। डी कह रहे हैं बाई तरफ से चौथे स्थान पे है, और कह रहे हैं डी हु इज फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट इन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। डी ई के लेफ्ट में सेकंड है, यानी ई को हम यहां बनाए, इसके बाएं पहला दूसरा कौन हो गया, डी हो गया। फिर देखो जी इज थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, जी किसी छोर से तीसरे नंबर पे, भैया इधर से जी पहला दूसरा तीसरे नंबर पे संभव ही नहीं है। इस एंड से देखिए तो जी के लिए थर्ड पोजीशन आपको दिख रही है, जी इज थर्ड फ्रॉम अनदर एक्सट्रीम एंड। ठीक है, अब जी बना लिया तो जी से रिलेटेड सी और बी के बीच में जितने लोग हैं, सी और बी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग जी और सी के बीच में होंगे। यानी दोनों का कॉमन क्या है बच्चे, सी दोनों का कॉमन है, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, सी है। यानी सी के एक तरफ जी होना चाहिए और एक तरफ बी होना चाहिए, दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जी यदि यहां है, सी को आप यहां नहीं ले जा सकते, अगर भाई सी यहां रख दो, बी इस जगह पे रख दो, रख सकते हैं, बराबर दूरी आएगी। सी यदि यहां रख दो तो बी को ऐसे में आपको यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि सी से जी में 1 का गैप है, तो सी से बी में भी 1 का गैप होना चाहिए। आगे हम देख लेते क्या कह रहे हैं। नीदर बी नॉर सी सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो बी और सी एक्सट्रीम एंड पे, यानी यहां का तो केस कैंसिल हो गया। हमने क्या कहा था कि सी को हम यहां रख दें और बी को यहां रख दें,
तो ऐसी स्थिति में सी और जी के बीच में जितने सी और बी के बीच में भी उतने ही आएंगे, जो हमारी लाइन कंप्लीट हो जाती थी। कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, दोनों के बीच में कोई नहीं आता, पर यहां संभव ही नहीं है, बी और सी को हम किसी को एक्सट्रीम एंड पे नहीं रख सकते, तो सी को आपको यहां रखना पड़ेगा, पक्की बात है। अब सी और जी के बीच में जितने लोग हैं और कहीं नहीं रख सकते, सी यहां रख दोगे तो सी और जी के बीच में 3 का गैप हो जाएगा, तो फिर सी से बी दूसरे साइड में 3 का गैप कहां ले जाओगे, रो तो 8 से ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते, तो सी को यही रखोगे। अब सी और बी के बीच में फिर 1 का गैप करके बी को आपको इस जगह पे रखना पड़ेगा, तो नीदर बी नॉर सी एक्सट्रीम एंड एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, एफ किसके तुरंत राइट में, यानी एफ और ए बाजू बाजू में आने चाहिए, और एफ ए के तुरंत दाई तरफ, तो ए यहाँ पे एफ इस जगह पे, बचा कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच बच रहा है, एच को आप इस जगह प्लेस करोगे। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में बैठने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जी और बी के बीच में बैठने वाले लोगों की संख्या कितनी है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जी और बी के बीच में कितने आ रहे हैं, जी यहाँ बी यहाँ पे 1 2 3 का गैप है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट 3 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 3, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन सिट एक्सट्रीम एंड, बिल्कुल छोर पे बैठने वाले लोग कौन है, एक तो ए है और एक एच है, तो यानी ए और एच, ऐसे में हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, ए और एच एक्सट्रीम एंड पे बैठने वाले लोग हैं, ठीक, हाँ ए और एच किस में दिया हुआ है, चौथे विकल्प में दिया हुआ, सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के दाईं तरफ दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यानी ई के राइट में सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, ठीक, ई के राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड कौन है, एच है, तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, एच होना चाहिए। ओके चलो, तो उसके लिए क्या आंसर बनेगा, एच बनेगा, सेकंड विकल्प में दे रखा है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, ये रहा, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के बाईं तरफ तीसरे स्थान पे इनमें से कौन है, हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे, पहला दूसरा तीसरा, भाई जी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे तो कोई जगह ही नहीं है, हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ ही, हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे कोई नहीं रहेगा, तो नन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 10, हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के तुरंत बाएं इनमें से कौन बैठा हुआ है, सी के तुरंत बाएं इनमें से कौन बैठा हुआ है, सी के तुरंत बाएं कौन आ रहा है, डी आ रहा है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या बनेगा इसके लिए, डी बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, देयर आर 8 प्रोफेसर्स JKLMNO P and Q, they take lectures in a month of March, April, May, June, 2 different dates, 15 और 22 तारीख है। Each professor takes only one lecture on each date. K takes lecture on an odd date and is the month of having 30 days. ठीक है, the number of lecture taken before K is same as number of lectures taken after P. L and O take lectures in the same month, but that month is not March. One lecture taken between O and M. Who takes lecture after O? ठीक है, O और M के बीच में 1 का गैप है और O M के बाद में आएगा। Who takes lecture, अच्छा M O के बाद में आएगा। One lecture taken between K and Q, K और Q के बीच में 1 लेक्चर का गैप है। Who does not take lecture in March month? More than 3 lectures are taken between P and N. P और N के बीच में 3 से ज्यादा लेक्चर्स दिए जाते हैं। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को अपन बनाते हैं। ठीक, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करिए, मेरे साथ या मेरे से पहले बना लेंगे तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अब बात यह आती है कि ऐसे क्वेश्चन को सर हमें कैसे लिखना चाहिए। 2 तरीके होते हैं। एक तो कुछ लोग क्या करते हैं, मंथ लिख देंगे, जैसे लिख देंगे मार्च, फिर लिखा अप्रैल जो महीने, फिर मई और जून, मई लिख दिया और जून लिख दिया। अब इसके साथ यहां पे तारीख लिखेंगे, एक लिखेंगे जैसे 15 तारीख है और 22 तारीख, और टेबल बना लेंगे। इससे बेहतर तरीका मैं हमेशा मानता हूं ये है, मार्च 15 लिखो और उसके तुरंत बाजू में लिख दो मार्च 22, अप्रैल का 15 लिख लो और अप्रैल का 22, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं ऑर्डर से रिलेटेड, इनके बीच में इतने, इनके बीच, तो जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको काउंटिंग उतनी स्मूथ नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही यहां पे 15 लिखा, मई का, और मई का हम 22 भी लिख लेंगे, फिर एक बार जून 15 और जून 22, 15 और जून का 22, ये तारीख लिख लिया हमने। इसमें हम संभावनाओं के लिए जगह जरूर बना के रखेंगे, यही सबसे बढ़िया तरीका है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन करो, अगर चाहते हो स्मूथली क्वेश्चन बने
तो आप पॉसिबिलिटीज के लिए हमेशा ओपन रहिए। जैसे मैं ओपन रहने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे खांचे बना ले रहा हूं, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इन खांचों का प्रयोग कर सकता हूं, ठीक है, जितना भी जरूरत पड़ेगा हम कर लेंगे। चलो, तो ईच प्रोफेसर के टेक सिलेक्शन ऑन ऑड डेट एंड द मंथ ऑफ हैविंग 13। इनमें से 30 का कौन सा? अप्रैल, नवंबर, जून, इनकी 30 होती है ना? तो अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनकी होती 30, फरवरी 28। तो 30 के आपके ये है 30 का, और ये जून आपका 30 का होगा। इन्हीं दोनों में से आना चाहिए। और क्या बोला गया? केस के टेक लेक्चर ऑन ऑड डेट मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज। ऑड डेट का मतलब 15 तारीख भाई, 30 वाले में 15, तो एक बार के को यहां बना दो। एक दूसरी संभावना में जून की 15 तारीख को के को हमने बना दिया। फिर क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ लेक्चर टेकन बिफोर के इज सेम। के पहले कितने हैं? 2 है। केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं पहले केस में, तो के पहले 1 है, पी के बाद उतने ही होने चाहिए, तो पी के बाद भी 2 होंगे, यानी पी इस कंडीशन में यहां पे आएगा 2 के बाद में। के पहले 2 तो पी के बाद में 2। यहां के पहले इतने सारे हैं तो पी के बाद, यानी अगर ये, तो पी के बाद कितने? उतने ही होने चाहिए। तो के पहले 1 2 3 4 5 6 है, तो पी के बाद 6, 1 2 3 4 5 और 6 होने चाहिए। ऐसा लिख लिया आपने, ठीक है। फिर देख, बोथ एल एंड ओ टेक लेक्चर्स इन सेम मंथ। किसके लिए बोल रहे हैं? एल और ओ दोनों एक ही महीने में लेक्चर लेते हैं, ठीक है। बोथ एल एंड ओ टेक लेक्चर इन द सेम मंथ, बट दैट मंथ इज नॉट मार्च। लेकिन वो मार्च का महीना नहीं है। एल और ओ यहां पे नहीं लेंगे मार्च महीने में, अप्रैल में जगह ही नहीं है। तो केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, मार्च में नहीं लेंगे, अप्रैल में आपके पास के और ओ के लिए जगह नहीं है, क्योंकि एल और ओ के लिए एक यहां पे फिल है, यहां पे एल और ओ के लिए जगह नहीं क्योंकि एक फिल है, पी फिल है। तो एल ऑब्लिक ओ इसमें लिख दो, एल ऑब्लिक ओ या फिर ओ ऑब्लिक एल। पक्की बात, केस नंबर 1 में जून ही जाएगा। इसमें देखिए मार्च में होगा नहीं, केस नंबर 2 में अप्रैल आपके पास खाली है और मई खाली है, जून होगा नहीं। तो यहां पे एल और ओ के लिए 2 जगह, एल ओ यहां पे हो सकता है, या फिर एक केस एल ओ और एल ओ को लेकर यहां पे भी बन सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखो, 1 लेक्चर टेकिंग बिटवीन ओ एंड एम, हु टेक्स लेक्चर आफ्टर ओ। किसके लिए बोल रहा है? एम के लिए। एम ओ के बाद, ओ के बाद एम आना चाहिए। इस केस में केस नंबर 1 की यदि बात करें, ओ यहां पे रख दीजिए, ओ के एक के गैप के बाद एम होना चाहिए, जगह ही नहीं है। चाहे आप जून 15 रखो या फिर जून का 22 तारीख रखो, ओ के बाद एक के गैप पे एम को रखने के लिए जगह नहीं। केस नंबर 1 आपका डिस्कार्ड हो गया। यहां पे ओ रखते हैं, एक के गैप के बाद एम रखना पॉसिबल है। यहां पे ओ रखते हैं, एक के गैप के बाद एम रखना पॉसिबल है। यहां पे ओ रखते हैं तो एक के गैप बाद एम रखना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे ओ नहीं होगा पहली बात। यहां पे अब एल ही केवल हो सकता है, तो यहां पे ओ हो सकता है। ओ यदि यहां हुआ, एक के गैप के बाद एम को यहां पे रखना पॉसिबल है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। 1 लेक्चर टेकन बिटवीन क्यू एंड के एंड क्यू, हु डज नॉट टेक लेक्चर इन मार्च। किसके लिए? क्यू मार्च में नहीं, तो के और क्यू के बीच में एक लेक्चर का गैप है, तो के यहां पे एक का गैप, इसका मतलब क्यू इसी जगह पे होगा। और जैसे ही क्यू यहां पर फिक्स हुआ, एल और ओ का ये केस जो हमारा था ये हमारा हट गया, कोई फायदा नहीं है, अब ये बन ही नहीं सकता। एल ओ अब आपका इसी 2 जगहों पे आएगा, ठीक है। अब जैसे ही क्यू आपने फिक्स किया, आप एल ओ के लिए जा सकते हैं या ओ और एम को फिक्स कर सकते हैं। जैसे 1 लेक्चर टेकन बिटवीन ओ एंड एम, हु टेक लेक्चर्स आफ्टर ओ, यानी जो ओ के बाद लेता है, यानी एम का ओ के बाद रहेगा। ओ को यदि आप यहां मानो तो एक के गैप के बाद, एक ओ से एक के गैप के बाद क्या यहां एम रखना पॉसिबल है? तो यानी यहां ओ नहीं होगा, तो यहां एल हो जाएगा। पक्की बात है, ओ इस जगह पे होगा, ओ से एक के गैप के बाद नीचे की तरफ एम को आप इसी जगह पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं मोर देन 3 लेक्चर्स आर टेकन बिटवीन पी एंड एन। पी और एन के बीच में 3 से ज्यादा लेक्चर होने चाहिए, यानी पी यदि यहां है, एन को इसके बाजू में नहीं रख सकते, एन को पक्की बात है आपको इसी जगह पे लेके आना पड़ेगा, और 3 से ज्यादा पी और एन के बीच में हो गया, तो हो गया पी क्यू, अच्छा जे के एल एम, जे से स्टार्ट था ना, जे बच रहा है, जे को आप इस जगह पे प्लेस कर दोगे। बोलो कितने लोग का ऐसे ही बना है? यदि आपने सही समय पे, मतलब हमसे पहले बनाया और ऐसे ही बनाया, तो बच्चे आपको बधाई हो, आपने बिल्कुल सही किया, वेरी गुड, है ना। हाँ, जे आएगा, पी आएगा, एल आएगा, ठीक है, ओ क्यू एम के एन। चलो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा रहा हूं उससे रिलेटेड, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी लेक्चर्स, यहां पे स्पेस है, हाउ मेनी लेक्चर्स आर टेकन बिटवीन ओ एंड जे, ओ और जे के बीच में कितने लेक्चर लिए गए?
ओ यहां पर, जे इस जगह पे, 2 लेक्चर का गैप है इनके बीच में, तो ओ और जे के बीच में 2 लेक्चर्स लिए गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। पहले क्वेश्चन के लिए जो सही विकल्प होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोफेसर्स टेक्स लेक्चर 15 में, 15 मई को इनमें से कौन प्रोफेसर लेता है? तो 15 मई क्यू है, यानी प्रोफेसर क्यू जो है वो 15 मई को लेक्चर लेते हैं, बराबर। अगले पे आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोफेसर्स टेक्स लेक्चर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में कौन लेक्चर लेता है? अप्रैल महीने में कौन लेक्चर लेता है? तो अप्रैल महीने में एल और ओ लेक्चर ले रहे हैं, जो इसमें से विकल्प हो वही देख लो। एल और ओ, तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी लेक्चर्स आर टेकन बिफोर क्यू। क्यू के पहले कितने लेक्चर्स लिए गए? क्यू के पहले कितने लेक्चर्स लिए गए? तो क्यू यहां पे 1 2 3 4, क्यू के पहले कितने लेक्चर लिए गए बच्चे? 4, मोर देन 3, चौथा विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। और अब आते हैं इससे संबंधित आखिरी सवाल पे, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रुप टेक्स लेक्चर ऑन द मंथ हैविंग 31 डेज। 31 वाले महीने में कौन लेक्चर लेता है? तो भैया मार्च 31 का होता है, ये 31 का होता है ना, और ये दोनों में क्यू एम जेपी, क्या आंसर होना चाहिए? क्यू एम जेपी, 4 लोगों का जिक्र होना चाहिए। क्यू एम जेपी, क्यू एम पी, ये पहले विकल्प में दिया हुआ है, जे का जिक्र नहीं है, बट ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। कितने लोगों ने बना लिया था? वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अभी ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज श्याम इज कोडेड एज, श्याम को कोड किया गया है 57, 24, 75, 33, 9। अरे बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल अतरंगी सा सवाल हो गया। चलो इसको बनाओ थोड़ा समय लेके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। वो क्या है कि यदि आप कभी भी सवाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन कर रहे हो और कोडिंग से रिलेटेड है और नंबर ऑफ लेटर्स से ज्यादा डिजिट्स दी गई हो, प्लेस वैल्यू का, अक्षर वाइज प्लेस वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इस बात की संभावना है। एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? क्या है? SHYAM। एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, वाई का 25 होता है, ए का 1 होता है और एम का होता है 13। ठीक है, अब यहां पे जो नंबर लिखा है 57, 24, मैं अलग अलग देख रहा हूं, फिर 75, इसको 3 लो और इसको 39 लो। कैसे हो रहा है? 19 का 3 गुना, सभी में 3 से गुना कर दो इनके प्लेस वैल्यू में, तो 19 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा, 25 का 3 गुना 75 हो जाएगा, और 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, और 13 का 3 गुना 39 हो जाएगा। यही दिया हुआ है 57247539। मोहन के लिए कोड क्या बनेगा? एम का 13, तो 13 तिया 39, ओ का 15, 15 तिया 45, एच का 8, 3 24, ए का 1 तिया 3, और एन का 14, 14 तिया 42। कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा? देखो 3945 43 45 243, 3945 243 42 पहले विकल्प में दिया हुआ है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला सवाल देखो, इसको बनाओ खुद से। क्या है? रवि वॉक्स 9 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। रवि वेस्ट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, तो क्या है? रवि वॉक्स 9 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। किसी एक बिंदु से स्टार्ट कर रहा है, 9 किलोमीटर गया, अपने दाएं मुड़ता है, तो यहां से वो अपने दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चल रहा है।
फिर अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 5, यहां से वो अपने दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है। ठीक, नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 9 किलोमीटर, बाएं मुड़ के 9 जाता है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु पे कंपास बना दो। पहली बात नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। पहली बात ये लाइन कहां से बनेगी, ऐसे, और ये लाइन किसके बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो क्या पूछा गया, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो आएगा नॉर्थ वेस्ट। यदि आप डिस्टेंस की बात करें ना, तो डिस्टेंस देख लो कैसे निकल के आएगा। ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, यहां से ये ऐसे, ये डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी, और ये आएगी, देखो यहां से यहां तक 9 है, इतना 5 है, तो ये बचा कितना, 4, यानी ये आपका 4 हो जाएगा। और ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, यहां से यहां तक की 7 होगी, और यहां से यहां तक की 9 की, तो 9 और 7 कितना हो गया, बोलो, 9 7 16, तो 4 और 16, 4 का स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर करो, इसका रूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो, और डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। एक जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कौन सी वैल्यू है, डेसिमल में है, तो क्या बनेगा 16.49 किलोमीटर, ये आएगा 16, देखो 4 का 16 और 16 का स्क्वायर करके दोनों जोड़ के इसका रूट निकालेंगे 16.49, और किधर आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। यह आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो ये रहा। अब कुछ क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग के, ठीक है। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज कोड फॉर एट, एट के लिए कोड क्या होगा, बराबर है, मैनेजर शुड गो ऑफिस ऑन टाइम एट शार्प, मैनेजर प्रोफेशनल शुड गो ऑन टाइम। एट आपको देखना है, एट इस जगह पे ये शब्द दिया हुआ है, ये शब्द कहीं और प्रयोग में आया है क्या, ये देखने की जरूरत है। किसी और जगह पे इस शब्द का प्रयोग यदि किया गया है तो बोलो, आप बोलेंगे सर एट शब्द का प्रयोग तो कहीं और किया ही नहीं गया, और यदि एट शब्द का प्रयोग किसी और सेंटेंस में नहीं है, इसका मतलब इसके लिए इसी सेंटेंस में कोड मिलेगा, और जो भी इसका कोड होगा वो कहीं और नहीं होना चाहिए। हमने देखना स्टार्ट किया, हमने कहा ज कहीं और है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यदि शब्द कहीं और नहीं है तो उसका कोड कहीं और कैसे आ सकता है। फिर आप देखो पी ए, ये कहीं और नहीं दिख रहा, आर ए देखे, आर ए आपको इसमें नहीं दिख रहा, ये भी हो सकता है, और डी ए कहीं और है, तो ये नहीं हो सकता, यानी पी ए और आर ए में से कोई एक होना चाहिए, और वो किस विकल्प में दिया हुआ है, तीसरे विकल्प में दिया हुआ है। सो सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के लिए कोड क्या बनेगा, ये शब्द है प्रोफेशनल, बराबर है, ओके। प्रोफेशनल के लिए कोड क्या बनेगा, आप लोगों को बताना है। प्रोफेशनल के लिए कोड क्या बनेगा, ये शब्द कहीं और है क्या, बोलो, ये शब्द कहीं और कॉमन दिख रहा है ना, ये शब्द प्रोफेशनल ये किसी और जगह पे है क्या, नहीं है। अब ये शब्द कहीं और नहीं है तो उसका कोड भी कहीं और नहीं होगा। DATAFALA जो कहीं और नहीं हो वही इसका आंसर बन सकता है। अब आप देखो DA, क्या DA कहीं है, हाँ है, तो ये कोड नहीं हो सकता। TA की बात करो, कहीं और दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। FA की बात करो, FA कहीं और नहीं दिख रहा, ये हो सकता है। LA देखो, LA कहीं और है, तो ये कोड नहीं हो सकता। कंफर्म है प्रोफेशनल के लिए जो कोड बनेगा वो कौन सा बनेगा, FA बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज टू बी द करेक्ट आंसर, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज TA स्टैंड फॉर, TA का क्या अर्थ होगा, यानी ये जो कोड है ये कहां पे मिल रहा है आपको, TA इस जगह पे मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है,
किसी और जगह पे टीए है क्या? बोलो। टीए केवल दो सेंटेंस के कोड पार्ट में मिल रहा है, एक आखिरी वाले के और एक पहले वाले के। और यदि ऐसा है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में उसका कॉमन एलिमेंट ढूंढना होगा। अब आप देखो, मैनेजर शुड गो ऑफिस, प्रोफेशनल शुड गो ऑन टाइम, दो चीजें कॉमन मिलनी है, एक तो शुड और एक गो। अब आप बोलोगे शुड का कोड और गो के कोड में आएगा टेंशन, कौन किसके लिए ये है, क्योंकि दो दो चीजें कॉमन मिल गई। शुड कहीं और कॉमन दिख रहा है क्या? सेकंड स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा। क्या गो सेकंड स्टेटमेंट में जिसका हम कोड निकाल पाए? अगर शुड का एलिमिनेट कर पाते या गो का एलिमिनेट कर पाते तो हमारे लिए निकल आता आराम से, पर नहीं है ऐसा। तो यानी ऐसे में हमारे पास दो दो कोड में जो है वो डाउट रहेगा, एक तो टीए रहेगा और एक एलए। टीए और एलए ये दोनों ही जगहों पे शुड और गो दोनों में दिया हुआ है, टीए और एलए ये पहले वाले में और तीसरे वाले में। यानी हमारा जो है टीए जो है वो किसके लिए है? शुड के लिए या गो के लिए, या एलए शुड के लिए या गो के लिए, कंफर्म नहीं होगा। तो या तो शुड होगा या फिर गो होगा, इनमें से वो कहीं विकल्प में नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? वो विकल्प होना चाहिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो मैनेजर तो वैसे भी नहीं होगा जिसमें टीए लिखा हुआ है इस वाले में, और टीए मैनेजर कहीं लिखा हुआ है क्या? इसमें मैनेजर लिखा हुआ है, पर टीए यहां पे है और इसमें भी है, तो मैनेजर तो कहीं दोनों में होना चाहिए था, नहीं है, ये नहीं हो सकता। ऑफिस की बात करो, ऑफिस इसमें नहीं है, नहीं हो सकता। प्रोफेशनल हो सकता है यहां पे, पर इसमें प्रोफेशनल नहीं है क्योंकि टीए तो वहां भी कॉमन है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑन टाइम की बात करो, ऑन टाइम ये एक ही साथ है, ऑन टाइम एक ही साथ है, ध्यान रखना। तो ऑन टाइम ये और ये इन दोनों में कॉमन है, टीए तो इन दोनों में है नहीं, तो ये उसके लिए भी नहीं हो सकता। नॉट दीज आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस भी तरीके से आप जाना चाहिए जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके 3 डिजिट जो नंबर्स आते हैं उससे रिलेटेड है। तो पहला देखो, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लोएस्ट नंबर। भाई इसको ध्यान से पढ़ो, ये इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, हर कोई बनाएगा, पर यहां पे समय बचाने की बात आती है सिर्फ। तो क्या कह रहे हैं? इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इस संख्या के सभी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए विद इन द नंबर के अंदर ही, ठीक है, विच नंबर विल बी द सेकंड लोएस्ट नंबर। अब इसका बहुत आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं। देखो असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने का मतलब हर एक संख्या की सबसे छोटी अंक को स्पॉट कर लीजिए, इसमें सबसे छोटा ये, इसमें सबसे छोटा ये, और इसमें सबसे छोटा ये, ठीक है। सब असेंडिंग ऑर्डर में यदि व्यवस्थित करोगे तो सैकड़े के स्थान पे सबसे छोटा अंक आएगा, और जिसका सबसे छोटा अंक, इसका मतलब वो सबसे छोटा नंबर, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे सबसे छोटा अंक होने का मतलब एक अगर है तो 100 से स्टार्ट होगा, दो है तो 200 हो जाएगा, तो 200 बड़ा होगा ना 100 से। इसमें सबसे छोटा अंक 1 है, इन्हीं दोनों में से आपका आंसर बनेगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 1 4 6 बनेगा ये, और ये 1 3 6 बनेगा। कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे छोटा कौन सा है? 1 3 6 सबसे छोटा होगा 136, दूसरा सबसे छोटा 146 होगा, और यहां पे पूछा गया है सेकंड लोएस्ट नंबर, तो 461 आपका आंसर बनना चाहिए, यानी विकल्प सी बी जो है वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बाई तरफ से थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर बाई तरफ से देखो, ठीक है, उसका कौन सा डिजिट? थर्ड डिजिट, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट, ठीक है, उसका वैल्यू क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, दिमाग में बस स्थिरता होनी चाहिए। कैसे? क्या कह रहे? इफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर का थर्ड डिजिट क्या होगा? 3 होगा, बाई तरफ से फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है, और सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट, दाई तरफ से सेकेंड नंबर का सेकेंड डिजिट 6 है, तो 6 और 3 का गुना ही तो करना है, 18 बनेगा। विकल्प में आपके दिया हुआ है थर्ड विकल्प में, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, इफ 2 is subtracted from the first digit of each number and 1 is subtracted from third digit of each number, then which of the following will be the second highest number। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ये क्वेश्चन में ये जो काम इन्होंने कहा है सिर्फ गुमराह करने के लिए, कोई और औचित्य है ही नहीं। कह रहे 2 सब्सट्रैक्ट किया जाए फर्स्ट डिजिट से, तो सब में घटाओगे। भाई अगर मैं लिखता हूं 5 7 9 6 3, मैं कहूं सभी संख्याओं में से 1 घटाऊंगा तो ये 4 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 5 बनेगा और ये 2 बनेगा।
सबसे छोटी संख्या तब भी 3 थी, अब अभी भी उसी का कम करने के बाद वही उसी का 2 हो जाएगा, एक कम करने के बाद। सबसे बड़ी संख्या 9 थी, अभी भी, तो सब में बराबर यदि आप घटा रहे तो कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी ना है। आपसे पूछ क्या रहा है, विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो इसमें नॉर्मली जो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर आपका ये है, ये है। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 552। आप करके देख लो, यही आपका आंसर आएगा, थर्ड विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी संख्याओं के पहले डिजिट और आखिरी डिजिट में बराबर घटाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो 24वां सवाल, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, यदि हर एक संख्या के पहले और तीसरे डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लोवेस्ट नंबर, तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ एवरी नंबर, पहला तीसरा इंटरचेंज करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये सब काम अननेसेसरी करवाता है, इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लोवेस्ट नंबर, तीसरा सबसे छोटा संख्या क्या होगी। अब आप इसमें दिमाग लगाओ तो बहुत आसानी से निकाल ले जाओगे, नहीं तो बना के तो कर ही ले जाओगे, समय बर्बाद होगा। पहला तीसरा इंटरचेंज करने का मतलब तीसरा अंक जो है सैकड़े के स्थान पे आ जाएगा, वही डिसाइड करेगा कौन सी संख्या बड़ी है, और इसमें आपको बताना है थर्ड लोवेस्ट नंबर। तो यूनिट डिजिट यानी आखिरी डिजिट सबका देख लो, लोवेस्ट किसका है, इन दोनों में लोवेस्ट है, तो ये सबसे 100 से स्टार्ट होने वाले हो जाएंगे, यानी सबसे छोटी संख्याएं 2 हो जाएंगी। फिर इसमें 2 है, ये 200 से स्टार्ट होगा, यही आपका आंसर बनेगा। तो 552 सेकेंड विकल्प जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, if the second and third digit of every number are interchanged, okay, second and third digit of every number are interchanged, then find the difference of the highest and smallest number, है ना, क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ एवरी नंबर आर इंटरचेंज, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट। भाई हाईएस्ट नंबर सेकेंड डिजिट सबका देख लो, क्योंकि यही पहले स्थान पे आएगा, सबसे बड़ा सेकेंड डिजिट किसका है, ये हाईएस्ट नंबर ये बनेगा, 641 बनेगा, है ना। एंड सबसे छोटा नंबर जिसका सेकेंड डिजिट सबसे छोटा हो, सेकेंड डिजिट सबसे छोटा किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी ये बनाएगा 2253। इन दोनों का अंतर देख लो सबसे पहले, तो इधर गया 11, 3 ये हो गया तो 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, 13 और 8, ठीक, 5 में से 2 वापस करोगे 4 आएगा। पर आप बोलेंगे सर 488 तो कहीं दिया ही नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस निकालना है, तो 523 और 461 का डिफरेंस निकालो, 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2। एक मिनट फिर से देखो जरा, इधर सेकेंड एंड थर्ड डिजिट, अरे यार सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करने की बात कर रहे हैं, माफ करना, क्या कह रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ एवरी नंबर, सेकेंड थर्ड को इंटरचेंज करना, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अभी हाईएस्ट नंबर पता लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हाईएस्ट नंबर ये हो जाएगा 613, और यहां लिख लो 631, यही कन्वर्ट होके 613 में बदलेगा। लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, जो सबसे छोटी संख्या है अभी जो दिख रही है, ये दिख रही है, यही होगा 385, यहां पे आएगा 8, ठीक, और ये 10, 8, 2, 28 हो जाएगा, और यहां पे बचेगा कितना, 5, 3, 2, 228 बनेगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप आपने ये स्पीड टेस्ट एंजॉय किया होगा, ठीक है, और स्पीड टेस्ट दे के एंजॉय करना ज्यादा बेहतर है, सबसे जरूरी तो चीज वो है, आप स्पीड टेस्ट दीजिए। देखो तैयारी बेस बनाने के लिए आपको महीने भर भी नहीं चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस ही मैटर करती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा। एग्जाम का एक सूत्र है, स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट देते रहिए। आज फॉर द डे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जम के पढ़िए, और ईश्वर करे जल्दी से आप सेलेक्ट हो जाइए। थैंक यू।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.